Hello everyone, welcome to the structure analysis course. This is a lecture 13 and we will start our new chapter, the chapter number 4th, analysis of rigid frames. In this chapter, we will solve the rigid joint plane frames by two methods, flexibility method and stiffness method. Okay? देखिए हमारे सिलेबस में सिर्फ रिजिड जॉइंट प्लेन फ्रेम्स हैं. देखिए जब भी प्लेन फ्रेम्स की बात की जाएगी यानी कि 2D फ्रेम्स की बात की जाएगी और फ्रेम्स की बात जब भी की जाए तो आपके दिमाग में पोर्टल फ्रेम आना चाहिए. ठीक है, यानी कि इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर. ठीक है, ठीक है. आज हम लोग इसमें प्रॉब्लम करेंगे पोर्टल फ्रेम की बाय फोर्स मेथड. ठीक है, देखिए फोर्स मेथड यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी मेथड. फोर्स मेथड फ्लेक्सिबिलिटी मेथड का वर्किंग रूल हम कॉन्टिन्यूस वे में डिस्कस कर चुके हैं. बिल्कुल सेम वर्किंग रूल रहेगा फ्रेम्स के लिए भी. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से आएंगे, वो आपको समझने हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर्स में काफी बार पूछा जा चुका है. तो देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से फ्रेम दिया है. ठीक है, ये 4 मीटर का कॉलम दिया है, 4 मीटर का बीम दिया है, 2 मीटर का कॉलम दिया है, ABCD दे रखा है, EI कांस्टेंट है यानी कि हर पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है या फ्लेक्सुरल रिजिडिटी सेम है आप कह सकते हो. ठीक है, तो आपको पता है पहला स्टेप होता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी मेथड में DS निकालो. तो DS निकालने का फॉर्मुला होता है R-3. देखिए कॉन्टिन्यूस बीम में हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं होता था इसलिए फॉर्मुला लगा देते हैं R-2 का. लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल लोडिंग गिर रहा है फ्रेम के ऊपर, तो इसीलिए यहाँ पे फॉर्मुला लगेगा R-3 का, यानी कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा. ये है फिक्स सपोर्ट. फिक्स सपोर्ट पे टोटल रिएक्शंस होती हैं 3. ये भी क्या है फिक्स सपोर्ट, टोटल रिएक्शन होंगी 3. तो 3 + 3 टोटल होगी आपकी नंबर ऑफ रिएक्शंस 6. माइनस करेंगे इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम होगी 3, तो 6 - 3 करेंगे, फाइनली आंसर आपका आ जाएगा DS = 3. ठीक है, यानी कि अब आपको 3 कोऑर्डिनेट चूज करने पड़ेंगे. तो यहाँ पे हमें 3 रिडंडेंट चूज करने पड़ेंगे और ये सारे के सारे रिडंडेंट हम लोग सपोर्ट D पे चूज करेंगे. इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों ने. कहां पे रिडंडेंट चूज करने हैं? सपोर्ट D पे. देखिए काफी लोगों के सवाल आएंगे कि सर सपोर्ट A पे क्यों रिडंडेंट चूज नहीं कर सकते. देखिए यहाँ तो A पे लेंगे, यहाँ तो D पे लेंगे, BC पे हम लोग बीच पे कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि हमें यहाँ पे यूनिट फोर्स भी लगाना पड़ेगा फ्लेक्सिबिलिटी मेथड के लिए. तो आपने हमेशा याद रखना है जहां पे भी कॉलम की एज या कॉलम की लेंथ शॉर्टर होगी उसी साइड पे आपने कोऑर्डिनेट को चूज करना है. इससे क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे करने से हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी सॉल्व होता है. ठीक है, अगर आप यहाँ कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लेंगे तो आगे जाके आपको कन्वेंशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो बेटर रहेगा हम लोग यहीं से कंसीडर करें. ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ध्यान से समझिएगा. देखिए जहां पे 3 रिडंडेंट हमने चूज कर दिए सपोर्ट D पे. अब ध्यान रखिएगा 3 रिडंडेंट जब सपोर्ट D पे चूज किए यानी कि इस सपोर्ट पे जितनी भी रिएक्शंस आती हैं कितनी आएंगी 3, और तीनों रिएक्शंस को हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट चूज करेंगे. यानी कि इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को भी लेंगे, वर्टिकल रिएक्शन को भी लेंगे और मूवमेंट को भी लेंगे. इससे पहले हम लोगों ने सिर्फ मूवमेंट कोऑर्डिनेट ही चूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया था, लेकिन आज हम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मूवमेंट तीनों को कंसिडर लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा जैसे हमने कोऑर्डिनेट चूज किए D पे, तो अब हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो गया रिलीजिंग रिडंडेंट, यानी कि हम लोगों ने D सपोर्ट के ऊपर 3 रिडंडेंट को चूज कर लिया, दैट इज 1, 2 एंड 3. इसका मतलब अब हमारा मैट्रिक्स सॉल्व करके 3 वैल्यूज निकलेंगी P1, P2, P3. उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं. ठीक है, अब इस पोर्टल फ्रेम को सॉल्व करने के लिए याद रखिएगा आपको मेथड जो यूज करना पड़ता है दैट इज योर यूनिट लोड मेथड. क्या? यूनिट लोड मेथड. ओके, लेट्स स्टार्ट दिस मेथड. देखिए इस मेथड की बात करते हैं. तो स्टेप नंबर 3 में क्या करना होता है इस मेथड में, आपने इस तरीके से कुछ टेबल बनाना है. ठीक है, इस तरीके से टेबल बनाएंगे. तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे पोर्शन. अब पोर्शन की बात कर रहे हैं तो हम लोग हमेशा इसको राइट से सॉल्व करेंगे, यानी कि D से स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे शॉर्टर लेग होगी वहीं से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, अगर मान लो शॉर्टर लेग इस तरफ होती तो आप लोग यहाँ से स्टार्ट करते. ठीक है, अब ध्यान रखिएगा यहाँ से ये है पोर्शन D. तो मैंने यहाँ से पोर्शन लिया, पोर्शन DC, फिर पोर्शन लिया मैंने CB और फिर पोर्शन लिया मैंने BA. तो यहाँ पे 3 पोर्शन कंसिडर हो हमारे DC, CB, BA, यानी कि शॉर्ट कॉलम, बीम और लॉन्ग कॉलम. कह सकते हो शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम, बीम. 3 ही पोर्शन थे तो तीनों पोर्शन मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिए. अब नेक्स्ट स्टेप होगा आपका I लिखना. देखिए सबका EI क्या था? यूनिफॉर्म फ्लेक्सिबिलिटी था, तो सभी का I क्या बन जाएगा? I. किसी का अगर 2I दे रखा है तो लिख देंगे, नहीं है तो सेम लिखेंगे. अब ओरिजिन की बात करते हैं. जब मैंने DC पोर्शन की बात की तो ये स्टार्ट कहां से हो रहा है? D से, तो पोर्शन लेंगे DC. अब CB की बात करूंगा तो ओरिजिन कहां से स्टार्ट हो रहा है? C से B तक. जब BA पोर्शन की बात करूंगा ओरिजिन क्या होगा? B, यानी B से A तक. ठीक है, तो ये पोर्शन देख सकते हैं आप, ओरिजिन भी लिख लिया. अब इनकी लिमिट्स लिखेंगे, यानी कि इनकी लेंथ के बारे में, क्योंकि हमें आगे जाके इंटीग्रेशन यूज करनी पड़ेगी इसलिए लिमिट्स ले रहे हैं. तो देखिए CD पोर्शन की लेंथ क्या बनेगी? यहां से स्टार्ट किया, ओरिजिन D है तो D से लेकर C तक जाएंगे, यानी कि 0 से लेकर 2 तक जाएंगे. C से B की बात करेंगे तो C पे क्या होगा? 0. C से B तक जाना है यानी कि 4 मीटर जाना है, तो लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से 4, 0 to 4. और इसकी भी क्या हो जाएगी? B से A की 0 to 4. ठीक है, देख सकते हैं 0 to 4. तो ये लिमिट्स लिख ली. अब बात करेंगे हम कैपिटल M की. देखिए कैपिटल M होगा मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे ये वैल्यूज कैसे आई. ठीक है, देखिए कैपिटल M यानी कि वैल्यू ऑफ मूवमेंट्स.
ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग, यानी कि पोर्टल फ्रेम में जो भी लोडिंग आपको दे रखा है क्वेश्चन में, उसके कारण हर पोर्शन में कितना मोमेंट जनरेट हो रहा है वो वैल्यू बताएगा हमें कैपिटल एम। ठीक है, ये हर पोर्शन के लिए निकालेंगे। तो पहला पोर्शन हमने डीसी कंसिडर किया, तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये मैंने डीसी पोर्शन कंसिडर किया, देख सकते हैं टोटल था मेरा ये 2 मीटर का। ठीक है, तो मैंने डी पोर्शन से एक सेक्शन कंसिडर कर ली x दूर, तो ये रिमेनिंग क्या हो जाएगा 2 - x। तो अब इस सेक्शन पे मुझे मोमेंट कंसिडर करना है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी कन्वेंशन हम लोग यूज करेंगे वो क्या कन्वेंशन रहेगी कि क्लॉक अगर जा रहा है तो आप कंसिडर करेंगे नेगेटिव, अगर आपका एंटी क्लॉक जा रहा है तो आप कंसिडर करेंगे पॉजिटिव। इसमें याद रखिएगा, यानी कि क्लॉक मूवमेंट होगा तो उसको मैं नेगेटिव लिखूंगा, एंटी क्लॉक मूवमेंट होगा तो उसको मैं पॉजिटिव लिखूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को राइट हैंड साइड से सॉल्व कर रहा हूं। अगर इस क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करता तो क्लॉक को पॉजिटिव ही लेता और एंटी क्लॉक को नेगेटिव ही लेता। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैं यहां पे डी पोर्शन पे खड़ा हूं, तो डी पोर्शन पे खड़ा हूं तो यहां पे सेक्शन x दूर ली है, तो इस सेक्शन के पीछे, क्या इस सेक्शन के पीछे कोई लोडिंग है? कोई लोडिंग नहीं है, तो यानी कि इस सेक्शन पे कोई मूवमेंट जनरेट हो ही नहीं सकता, तो एमडीसी क्या रहेगा 0। अब इसी तरीके से बात करेंगे पोर्शन सीबी की। याद रखिएगा जैसे जैसे आप आगे पोर्शन में बढ़ेंगे तो पिछला पोर्शन आपको लेके ही चलना है, यानी कि जब मैं सी बी पोर्शन की बात करूंगा तो मेरे को सी डी पोर्शन साथ में लेना ही लेना है। तो मैंने अब बीसी पोर्शन के बीच में सेक्शन लिया, जो सी से कहा कितना दूर है एक्स, कितना ओरिजिन से कितना दूर है x, यानी कि सेक्शन हमेशा कहां से लेना है ओरिजिन से, ओरिजिन से कितना दूर है, तो ओरिजिन से कितना दूर है ये x। तो यहां पे मैंने जब सेक्शन कंसीडर किया तो देख सकते हैं ये x था, ये पूरा 4 था, रिमेनिंग क्या हो जाएगा 4 - x। ये सीडी पोर्शन भी ले लिया, ऊपर लोड है 30 का। तो अब देखिए इस सेक्शन पे लोड बनाना है, तो सीडी पे कोई लोड है नहीं जो यहाँ पे सी पे मूवमेंट कॉज कर सके, तो यानी कि सिर्फ ये वाला लोड है। तो इस लोड के कारण क्या होगा 30 × x/2, और ये जाएगा किस डायरेक्शन में, क्लॉक डायरेक्शन में। जब क्लॉक डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या पुट करेंगे माइनस, तो आंसर आ जाएगा -15x²। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग पोर्शन बी ए की, यानी कि इस बी ए पोर्शन में। तो मैंने कहा था जब भी पोर्शन कंसीडर करेंगे तो पीछे वाला सारा पोर्शन लेना है, यानी कि अगर ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, तो ये आपका सी है और ये आपका डी है, तो ये पूरा पोर्शन लेना पड़ेगा। ये मैंने यहां से सेक्शन ले लिया, यहां से कितना दूर, ओरिजिन से कितना दूर, एक्स दूर। ठीक है, अब देखिए यहां तक अगर कॉलम लेंगे तो ये पूरी लेंथ 2 थी, तो यानी कि ये भी 2 होगा। अगर ये एक्स है तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा 2 - x। ठीक है, अब यहां पे कंसीडर करेंगे। अब देखिए जरा ध्यान से इसको देखिए, यानी कि अब 30 और ये कितना है 4, ये लोड जब नीचे गिरेगा तो इस बी पॉइंट के ऊपर एक इस डायरेक्शन में क्लॉक मूवमेंट देगा, देख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 30 × 4, कहां गिरेगा बीचों बीच, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा 4/2। तो 30 × 4/4/2 सॉल्व करेंगे कितना आएगा 240, यानी कि बी पे पिछले वाले पोर्शन के होने के कारण बी के ऊपर एक एडिशनल मूवमेंट आ चुका है जिसका वैल्यू क्या है 240 kN/मीटर। इसी तरीके से अब सेक्शन पे बेंडिंग मूवमेंट निकालेंगे तो उसके पीछे वाला पोर्शन कंसिडर करेंगे, क्लॉक में है तो क्या लिखेंगे -240। यह आ गया 50 लोड और ये सेक्शन आ गई x, तो 50 × x, ये भी क्लॉक में जा रहा है इसलिए क्या लेंगे -50x। ठीक है, तो फाइनली -50x को पहले लिखेंगे, -240 बाद में लिखेंगे, तो ये हमारा पूरा मूवमेंट्स आ जाएगा 0 -15x² -50x -240। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा इसको, जिस तरीके से मैं कर रहा हूं आपने भी इसी तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, इसमें और कोई तरीका लगाएंगे तो आप ये क्वेश्चन गलत कर बैठेंगे। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखिएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट मूवमेंट्स। नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ m1 की वैल्यूज हम निकालेंगे, m की वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, अब m1 की बात करेंगे। देखिए यानी कि मूवमेंट्स m1 ड्यू टू द कोऑर्डिनेट 1, यानी कि 1 कोऑर्डिनेट के कारण कितने मोमेंट जनरेट होंगे, यानी कि अब हम एक्सटर्नल लोडिंग को हटा देंगे और सिर्फ कोऑर्डिनेट 1 को कंसीडर करेंगे। कोऑर्डिनेट 1 कंसीडर किया, यानी कि ये फोर्स था, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा यूनिट फोर्स। अब इस यूनिट फोर्स के कारण हर पोर्शन पे कितना मोमेंट डेवलप हो रहा है उसकी वैल्यू बता रहा है हमें m1। तो बात करेंगे पोर्शन डीसी की, तो यहाँ पे डीसी पोर्शन कंसीडर कर लिया हमने। ठीक है, ये इसका ओरिजिन था, तो ओरिजिन से दूर जाके x सेक्शन कंसीडर कर लिया, रिमेनिंग बच गया हमारा 2 - x। अब देखिए ये 1 kN, तो इस सेक्शन के ऊपर मोमेंट जनरेट हो जाएगा फोर्स, और ये रही आपका डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, डायरेक्शन रहेगी एंटी क्लॉक यानी कि पॉजिटिव, तो क्या बनेगा 1 × x, दैट इज +x। ठीक है, अब बात करेंगे पोर्शन सीबी, तो जब सीबी पोर्शन कंसीडर करेंगे तो पीछे वाला पोर्शन तो लेना ही पड़ेगा। अब ये सीडी पोर्शन लिया, डी पे लग रहा है 1 kN, हमने यहाँ पे सेक्शन कंसीडर कर लिया x, रिमेनिंग हो गया 4 - x। अब इस जगह पे वैल्यू निकालना है। अब देखिए ये 1 है और ये 2 है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस यानी कि सी पॉइंट के ऊपर एक मूवमेंट आ जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में, देख सकते हैं, जिसको बोल रहे हैं 2 kN/मीटर। तो जब इस सेक्शन की बात करेंगे तो पीछे एक ही मूवमेंट है और वो क्या है एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, इसलिए क्या बोलेंगे +2 kN/मीटर। इसी तरीके से बात करेंगे पोर्शन बी ए, जब पोर्शन बी ए की बात करेंगे तो पीछे वाला सारा पोर्शन लेना पड़ेगा। ये है 1 kN, ये यूनिट फोर्स है। अब हमने यहाँ पे सेक्शन कंसिडर कर लिया। अब देखिए ये फोर्स था, इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को उठा के हम इस पॉइंट पे ला सकते हैं, देख सकते हैं इस तरीके से। ये है ए, ये है आपका बी, तो ये आ गया यूनिट फोर्स। ये सेक्शन कंसिडर किया है, यानी कि यहां से कितना दूर x, तो ये है 2 - x, तो ये फोर्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस डायरेक्शन में घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा ये आपका, ये क्या बन जाएगा आपका एंटी क्लॉक यानी प्लस, तो 1 × 2 - x क्या हो जाएगा +2 - x, तो यानी कि MBA भी निकल जाएगा। ठीक है, इसके लाइन ऑफ एक्शन को उठा के सीधे ले आएंगे, यहां से घूम के नहीं जाएंगे, सीधे उठा के यहां से ले आएंगे और ये सीधे मूवमेंट हमें यहां सेक्शन में मिल जाएगा, क्योंकि इस सेक्शन में मूवमेंट निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है,
तो ये हमारा फाइनली MBA भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, मोमेंट्स फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू कोऑर्डिनेट 2, यानी कि वर्टिकल फोर्स के कारण। तो यहाँ पे 1 kN फोर्स लगाएंगे। अब पोर्शन DC की बात कर रहे हैं, तो देखिए फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में, यानी कि ये सेक्शन x भी इसी डायरेक्शन में है। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस सेम डायरेक्शन है, तो मोमेंट क्या रहेगा, 0, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है। पोर्शन CB की बात करेंगे, तो ये CB पोर्शन है, ये सेक्शन हमने कंसिडर किया, यहां से x कंसिडर किया, ये 1 कंसिडर किया। अब देखिए ये लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का C पे आ सकता है, तो C पे आ जाएगा। यहाँ पे सेक्शन हो गया x। अब जब उसको घुमाएंगे सेक्शन की तरफ क्या बनेगा, एंटी क्लॉक, तो 1 इंटू एक्स क्या आ जाएगा, प्लस x का मोमेंट। ठीक है, अब बात करेंगे पोर्शन BA की, इसी तरीके से कंसिडर करेंगे। इसका लाइन ऑफ एक्शन C पे, तो C पे फोर्स लगेगा और ये डिस्टेंस है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, B के ऊपर एक मोमेंट आ जाएगा इस डायरेक्शन में, देख सकते हैं, दैट इज योर 4 kN। अब जब यहाँ पे सेक्शन कंसिडर करेंगे, दैट इज योर x डिस्टेंस दूर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, तो आ जाएगा +4। तो इसी तरीके से हमारे ये सारे मूवमेंट्स निकल जाएंगे। नाउ वी विल फाइंड द मूवमेंट M3 ड्यू टू कोऑर्डिनेट 3, यानी कि कोऑर्डिनेट 3 के कारण क्या मूवमेंट्स आए हैं। तो देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट 3 हमारे इस डायरेक्शन में माना था, चूज किया था, तो इसी डायरेक्शन में कंसिडर करोगे आप हमेशा। तो ये 1 kN का मैंने फोर्स लगा दिया। अब यहाँ पे वैल्यू बात करेंगे, देखिए जब भी आप लोग किसी भी जॉइंट पे मूवमेंट ट्रांसफर करेंगे या किसी भी सपोर्ट पे मूवमेंट दें, तो वो हर सपोर्ट पे सेम मूवमेंट सेम डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा, यानी कि D पे क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो C पे भी क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि DC पोर्शन में मूवमेंट रहेगा सिर्फ क्लॉक डायरेक्शन में, दैट इज 1 का, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1। इसी तरीके से जब C पे मूवमेंट आ जाएगा क्लॉक डायरेक्शन में, तो पूरे CB पोर्शन में सेम मूवमेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि कभी भी बीम पे अगर एक मूवमेंट दे दोगे, तो उसकी जब भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे तो वो ME बनती है, इसलिए बोल रहे हैं हम पूरे मोशन में मूवमेंट ME रहेगा। तो डायरेक्शन थी क्लॉक, इसलिए हमने यहाँ पे बोला -1। ठीक है, तो CB पे भी -1 रहेगा और BA पे भी -1 रहेगा। तो इसी के साथ हमारा ये टेबल पूरा फुलफिल हो जाएगा, M1 M2 M3। तो किस तरीके से मैंने ये टेबल बनाया, इसको बार बार सुनिए, बार बार देखिए, क्योंकि यही टेबल इंपॉर्टेंट है। अगर यही टेबल में मिस्टेक हो गया तो आगे सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये स्पीड थोड़ी तेज थी, इसमें मैंने आपको तेजी से पढ़ाया, तो प्लीज यूट्यूब में एक स्लो स्पीड ऑप्शन होता है, आप स्लो स्पीड ऑप्शन से भी इसको सुन सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि मुझे वीडियो टाइम पे कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो ये टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाता है, इसीलिए सब मुझे ये फास्ट फास्ट कहना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप यू विल ऑल कोऑपरेट विद मी। ठीक है, मेरी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। तो ये आज हमारा पार्ट 1 रहेगा इस वीडियो का। पार्ट 2 में हम लोग इसके फर्दर स्टेप्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 3 तक, स्टेप नंबर 4 हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।